सर एक व्यक्ति को कैसे पता चले कि वो मेंटली इल है? Mental health is as important as a physical health. जनरल थिंकिंग में ऐसा होता है कि भाई डिप्रेशन हो गया, फोमो हो गया, तो एंजाइटी किस लेवल पे मानसिक बीमारी का रूप माना जाए? दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट डिप्रेशन और एंजाइटी, WHO की गाइडलाइन के हिसाब से सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर इज द कॉमनेस्ट वन। आज की जो अपन लाइफ देखते हैं, खासकर तो जेन जी की लाइफ देखे या माने जो नए जनरेशन है, उनके जो भी काम है सारे स्ट्रेसफुल है। पोस्ट कोविड मैंने और हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर वोरा साहब रेडियो प्रोग्राम किया था कि हाउ टू टैकल विद द स्ट्रेस। मेंटल हेल्थ आज भी एक टैबू बना हुआ है। एंजाइटी, डिप्रेशन, फोमो, मोबाइल ऑब्सेशन जैसी चीज़ें सब मानसिक बीमारी बन जाती है, वो हमको पता नहीं चलता। आज का पॉडकास्ट हमारा इसी विषय पर है, मेंटल हेल्थ से कैसे बचें और इसको कैसे मैनेज करें, इसी सारी चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं पॉपुलर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर तुषार अग्रावत। लेट्स स्टार्ट द शो। सर आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सर एक व्यक्ति को कैसे पता चले कि वो मेंटली इल है? अदरवाइज मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं कि मेंटली हेल्दी व्यक्ति की डेफिनेशन क्या है? थैंक्स मुझे बुलाने के लिए। लेकिन इसमें ऐसा होता है, मेंटल हेल्थ इज एज इम्पोर्टेंट एज अ फिजिकल हेल्थ। पर हमारी सोसाइटी में या इन एवरीवेयर इन आवर कल्चर ऑल्सो, हमारी रूटीन में हम मेंटल हेल्थ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। बट वेस्टर्न कल्चर में दे आर गिविंग इक्वल वेटेज। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है, वैसे मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। तो उसमें डिफरेंस ये रहता है कि शारीरिक रूप से आदमी फिट है, वो हमें दिखाई देता है, और मानसिक रूप से कोई भी आदमी स्वस्थ है या नहीं है जी, वो हम देख नहीं सकते। तो ज्यादातर मानसिक तकलीफ वाले लोग बाहर से स्वस्थ दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत पीड़ित होते हैं, और वो सबसे मेन चीज है। और मानसिक स्वास्थ्य हमारी नॉर्मल, जैसे आज मैं हैप्पी हूं, सैड हूं, या नॉर्मल कोई भी मेरे इमोशन डिस्टर्ब है या नहीं है, वो नॉर्मली भी मुझे होते हैं। बट वो बीमारी तब कही जाती है, वो कांस्टेंट रहते हैं, लंबे समय के लिए रहते हैं। जैसे आइडियल गाइडलाइंस है, अमेरिकन गाइडलाइंस है या यूरोपियन गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से 2 या 4 हफ्ते से ज्यादा आपके मूड चेंज रहते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं, तब आप उसको बीमारी बोल सकते हैं। अच्छा। तो एक व्यक्ति, जैसे आपने बताया कि ये बीमारी अगर थोड़ी लंबी चलती है, तो इसके क्लिनिकल कुछ सिम्टम्स और बताया कि चलो आदमी को मूड नहीं रहता है, उसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं? इसमें एक्चुअली ऐसा होता है, जो अमेरिकन गाइडलाइंस है जी, उसके हिसाब से, जैसे सैडनेस ऑफ मूड, मन उदास रहना, और कोई भी कार्य में या कोई भी चीज में इंटरेस्ट न पड़ना, फैमिली में या काम में इंटरेस्ट न पड़ना, ये 2 में से एक चीज होना कंपलसरी है। और उसके साथ स्लीप आप ज्यादा या कम होना, अच्छा, या खाना ज्यादा या कम होना, या कंसंट्रेशन नहीं कर पाना जिसकी वजह से फॉरगेटफुलनेस होना, लाइफ वर्थलेसनेस रहती है, मीन्स जिंदगी मेरी बेकार है, अच्छा, मुझे किसी भी चीज में मजा नहीं आ रही है। अच्छा, और इसकी वजह से इरिटेबल टेम्परामेंट रहेगा, ओके, इरिटेबिलिटी रहना, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन, और काम, जैसे सोशियो ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट, काम न कर सकना, और घर में भी वो प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं दे पाते। अच्छा, तब जैसे पहले 2 लक्षण में से एक और इसमें से 2 या 3, आप 3 से 4 लक्षण आप जब पेशेंट को मिलते हैं, जी, तब वो बीमारी बोली जाती है। और वो कांस्टेंट, मोस्ट ऑफ द डे, मोस्ट ऑफ द टाइम, फॉर मोर देन 2 वीक्स, ओके, तब उसको बीमारी बोलते हैं। एडल्ट की बात कर रहा हूं। चिल्ड्रन में कॉमनली प्रेजेंटेशन खाली इरिटेबिलिटी रहती है, ओके, कि चिड़चिड़ापन और रूटीन से डिस्टर्ब हो जाना, जैसे स्कूल में मजा नहीं आना, या घर में मजा नहीं आना, मोबाइल, टीवी, एंटरटेनमेंट में कोई मजा नहीं आना, राइट, क्योंकि बच्चे अपने इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर सकते प्रॉपरली, इसलिए वो चिड़चिड़े रहते हैं।
Right. तो डिप्रेशन के ये लक्षण हैं। और एंजाइटी में बहुत सारी उसकी टाइप्स हैं, विल Okay. डिस्कस एज पर ओके ओके, आवर डिस्कशन, समझ रहा कि हूँ। जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है, जी जी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है, जी जी सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है, जी जी जी। ऐसे। नहीं, बराबर है। तो आपने जो एक जो चीज़ बताई कि भाई हम एक जनरल थिंकिंग में ऐसा होता है कि भाई डिप्रेशन हो गया, फोमो हो गया, एंजाइटी के जो अलग-अलग आपने प्रकार बताए, ये सारे माने मानसिक बीमारी है। लेकिन आज आप जैसे समझा रहे हैं कि इसको भी आप माने इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एंजाइटी के बारे में समझना चाहता हूँ कि जी। एंजाइटी डे बाय डे माने आज के जीवन में हर कोई, मैं भी फ़ील करता हूँ और मेरे कैमरामैन भी फ़ील करते हैं। तो एंजाइटी किस लेवल पे मानसिक बीमारी का रूप माना जाए? दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट डिप्रेशन और एंजाइटी। जी, इवन ऐसा कहा जाता है WHO की गाइडलाइन के हिसाब से, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर इज द कॉमनेस्ट वन ओके, इन होल वर्ल्ड। कॉमनेस्ट वन मीन्स आप इवन हमारे डे टू डे रूटीन में भी हमें परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है। आज मुझे ये जगह लेक्चर लेना है, जी, स्कूल के प्रिंसिपल को मिलने जाना है, ऑफिस में कोई बड़ा ऑफिसर आया है, जी, उसको टैकल मुझे पुलिस इंस्पेक्टर को मिलने जाना है, से तो फिर उससे मुझे एंजाइटी हो जाएगी। हाउ कैन आई परफॉर्म, वेदर आई कैन मेक इट आउट और नॉट। तो वो एंजाइटी होती है, दैट इज कॉल्ड सोशल फोबिया और सोशल एंजाइटी। इट इज द कॉमनेस्ट एंजाइटी डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड। ओके, और ज्यादातर लोगों को धीरे धीरे ओवरकम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा पाया जाता है कि जिसके पेरेंट्स या तो ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स, जैसे मिलिट्री जैसे पेरेंट्स में से कोई एक फिगर हो, माँ बाप में से कोई भी, जी, या फिर पेरेंट्स में से कोई एक ना हो ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ओके, ड्यूरिंग पेरेंटिंग, जैसे फादर फिगर है या मदर फिगर है, वो एक्सपायर्ड हो गए हैं या सेपरेटेड है, तो वो बच्चों में सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर इज वेरी कॉमन, अच्छा, क्योंकि उनका पेरेंटिंग प्रॉपर नहीं होता है। जो हमें बोलते हैं ना कि वो जो बचपना होता है, तो माँ का पल्लू अगर मेरे हाथ में है तो आई फील सिक्योर, यस, दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज मिसिंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ओके, ओके, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे वो बच्चे को एंजाइटी प्रॉब्लम्स ज्यादा आएंगे एज कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। अच्छा सर, कोई भी पेशेंट कोई भी मानसिक बीमारी को लेके आपके पास आता है, तो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डायग्नोसिस आपका क्या रहता है जनरली? ऐसा नहीं होता है कि पेशेंट आए तो डायग्नोसिस स्ट्रेट अवे करना है। जी, जैसे ज्यादातर पेशेंट हमारे पास आते हैं तो डिप्रेशन हो या डिप्रेशन एंजाइटी इज कॉमनेस्ट, ओके, ठीक है। तो बोले कि साहब ऐसा, तो मैं उनको बोलूं कि मैं आपको डिप्रेशन है या एंजाइटी है, तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि साहब कोई टेंशन तो है नहीं, खुश है, घर में कोई मगजमारी नहीं है, धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, पैसे अच्छे खाते हैं, करेक्ट, तो किस चीज का टेंशन, तो बीमारी क्यों? तब मुझे उनको समझाना पड़ता है कि टेंशन या चिंता वो बीमारी, क्योंकि हम उसको नॉर्मली, जैसे आप, मुझे भी चिंता और डिप्रेशन होती है, आपको भी होती है, लेकिन वो ट्रांजिएंट होती है, टाइम बीइंग होती है, समय के साथ आती है, और जो वो प्रॉब्लम्स हट जाते हैं तो वापस नॉर्मल हो जाती है। जैसे कॉमन बच्चों में स्कूल रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, या कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो वो पीरियोडिक होता है, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो चली जाती है, पर वो नहीं जाती है तब हम उसको बीमारी बोलते हैं। और ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है, कॉमन एवरीवन, हर पॉपुलेशन में आप देखें तो ज्यादातर टेंशन करे तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं, टेंशन या एंजाइटी ज्यादा हो तो वो चिंता कर रहे हैं इसलिए हो रही है, नहीं, वो जनरली हर एक लोगों को होती है, लेकिन वो कांस्टेंट रहती है, तब हमें उसको बीमारी कहना चाहिए। और वो मैं ज्यादातर लोगों को बोलता हूं कि जैसे एक पेशेंट मेरे पास आया था, मैंने उनको बोला, तो वो वही बोल रहे थे कि मैं सोचता नहीं, मेरा सोच ऑटोमेटिक आ जाती है, मैं चिंता करता नहीं, मेरी चिंता ऑटोमेटिक हो जाती है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। वो चिंता, एंजाइटी या व्हाटएवर ज्यादा रहता है तो स्ट्रेसफुल आदमी रहता है, और स्ट्रेसफुल आदमी जब रहता है
तो एंजाइटी या डिप्रेशन ऑटोमेटिकली उसके अंदर डेवलप हो जाता है और वो सोच या बैड हैबिट्स पड़ जाती है। अच्छा सर, वही है कि जो आपने स्ट्रेस की बात की, ये सारी चीज़ें स्ट्रेस से, जहाँ तक मेरी सोच है कि स्ट्रेस से शुरू होती है। अब सर आज की जो अपन लाइफ देखते हैं, खासकर तो जेन जी की लाइफ देखे या माने जो नए जनरेशन है, उनके जो भी काम है सारे स्ट्रेसफुल है। इवन हमारी भी बात करें, स्ट्रेस लाइफ जीवन का एक पार्ट हो गया है। स्ट्रेस को एक तो सर कैसे मैनेज करें, माने ऐसे मैनेज करें कि वो बीमारी नहीं बने, उसके लिए बीइंग एन एक्सपर्ट आपसे कुछ जानना चाहूंगा। इसमें बेसिकली बहुत सारे इसके जैसे मैंने इधर कॉलेज में ड्यूरिंग पोस्ट कोविड मैंने और हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर वोरा साहब जी, हम दोनों ने मिलके वहाँ पे डी स्ट्रेस प्रोग्राम पूरा किया था, रेडियो प्रोग्राम किया था कि हाउ टू टेकल विद द स्ट्रेस। ओके, और उसकी फिजिकल हेल्थ पे, जैसे किसी को डिप्रेशन तो कॉमन है कि हम समझे, लेकिन फिजिकल इलनेस, डायबिटीज, ओके, ब्लड प्रेशर, टाइप 1 पर्सनालिटी, जैसे किसी को हार्ट डिजीज है, ओके, सोरियासिस है, कुछ स्किन की बीमारी है या थायराइड है, इट इज वेरी कॉमनली एसोसिएटेड विद द स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस से हमारे बॉडी में कुछ जरूरी केमिकल्स, हार्मोन्स होते हैं, जी, वो डिस्टर्ब होते हैं और उसकी वजह से हमारी फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। तो स्ट्रेस बेसिकली एक डेफिनेशन में देखा जाए तो स्ट्रेस इज हाँ, नॉट इन आवर इन्वायरमेंट, यस, स्ट्रेस इज नॉट इन आवर इन्वायरमेंट, इट इज व्हाट वी परसीव इन आवर माइंड एंड बॉडी। जैसे हमारे वातावरण में स्ट्रेस है नहीं, करेक्ट, हम कैसे हर एक चीज को ग्रहण करते हैं हमारे मन में, और उसकी वजह से हमारे शरीर और मन में क्या इमोशनली डिस्टरबेंस आते हैं और क्या उसके लक्षण आते हैं, उसको स्ट्रेस बोला जाता है। बराबर। सर आपने भी कोविड की बात की, पोस्ट कोविड मानसिक बीमारियां बढ़ी है, माने मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर बढ़ी है तो पर्टिकुलर कौन से फील्ड में आप ज़्यादा देख रहे हैं? और एक चीज़ मैं आपसे साथ साथ ये भी जानना चाहता हूँ कि ओसीडी क्या है? आजकल ओसीडी की बहुत बातें चल रही है, तो उसको थोड़ा टेक्निकली भी समझाइए और एक हमारे जो व्यूअर्स है उसको कैसे डिफरेंशिएट करें कि भाई ये ओसीडी बीमारी है। इसमें बेसिकली ऐसा है कि पोस्ट कोविड, ऑफ कोर्स यू आर राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पोस्ट कोविड स्ट्रेस हम भी समझते हैं कि सब लोगों को, ज्यादातर पॉपुलेशन में, इवन घर में, सब लोगों को घर में रहने की आदत नहीं थी और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम घर में रहना पड़ा जी, और इवन किड्स को भी ऑनलाइन पढ़ना पड़ा जो ऑफलाइन पढ़ाई करते थे, जिसमें हमने कॉमनली 90% बच्चों में ये पाया कि वो लोग ऑफलाइन के आदी हैं, मींस दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द ऑनलाइन एजुकेशन। यस, यस, ठीक है, वो पढ़ सकते हैं एज अ सपोर्टिंग बट नॉट फुल टाइम, यस, तो उनका परफॉर्मेंस डाउन हुआ वहां पे। और आप भी समझ सकते हैं कि ड्यूरिंग कोविड और पोस्ट कोविड एवरीबडी इज अंडर प्रेशर, एवरीबडी इज अंडर स्ट्रेस। यस, तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी आपने पूछा था कि स्ट्रेस को कम कैसे किया जाए, ठीक है, तो उसमें एक सिंपल फॉर्मूला है स्ट्रेस का कि प्रेशर प्लस रिसोर्सेस इज इक्वल टू स्ट्रेस। राइट, प्रेशर मींस व्हाटएवर स्ट्रेस रिलेटेड कोई भी चीज है, आपका जो जिसके काम है हमारा मानसिक तनाव कितना बढ़ता है, और रिसोर्सेस मींस सॉल्यूशंस। सो अगर आप सॉल्यूशन के बारे में फोकस करते हैं, मींस इफ यू फाइंड आउट मोर रिसोर्सेस देन स्ट्रेस इज लेस। इफ यू थिंक और इफ यू कंटिन्यूअसली फोकसिंग ऑन अ प्रॉब्लम, जी, जी, और अब तो प्रेशर बढ़ता जाएगा और स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। ये एक सिंपल फॉर्मूला है, यस, यस, ठीक है। और डी स्ट्रेस के बहुत सारे इश्यूज हैं जो पोस्ट कोविड भी हम बोलते थे लोगों को कि डोंट ब्रेक योर रूटीन, आपकी जो रूटीन लाइफ है उसको ब्रेक न करें ओके, ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ द लाइफ। आइदर यू आर फीलिंग स्ट्रेस रिलेटेड टू द डिजास्टर, अर्थक्वेक भी आया था तभी भी हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स किए थे, या पोस्ट कोविड या XYZ कोई भी डिजास्टर आता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट में यही सिखाते हैं कि स्ट्रेस को हावी नहीं होने देना है। ओके, एवरीबडी एक चीज समझनी है सबसे इंपॉर्टेंट कि दिस इज नॉर्मल रिएक्शन टू द एबनॉर्मल सिचुएशन। करेक्ट, एबनॉर्मल जो हमारे जो
कोविड आया या अर्थक्वेक आया, वो एबनॉर्मल सिचुएशन है। Right. और आपका जो रिएक्शन है वो नॉर्मल है। और वो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ज्यादातर पॉपुलेशन में सब लोगों को वही स्ट्रेस हुआ है जो आपको हुआ है। Yes. तो जो सबका होगा वो आपका होगा। सही। सो फेस इट, बट अपनी रूटीन लाइफ जिए, अपनी हॉबी क्रिएट रखें, अपने रिलेटिव और अपनी सपोर्ट सिस्टम को हेल्दी रखें। कि जैसे आपको सपोर्ट सिस्टम इन अ सेंस कि पेरेंट्स, दोस्त या अपने नियर वंस, Yes. फैमिली हाँ, मेंबर्स, उसके और उनका सपोर्ट सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा तो आपको रिसोर्सेस ज्यादा मिलेंगे, आपको सोशल सिक्योरिटी ज्यादा मिलेगी कि हम Yes. बैठे हैं, आप चिंता मत करो, वॉट एवर हैपन्स हम Yes. मैनेज कर लेंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा रूटीन मेंटेन करें, एक्सरसाइज, हॉबी, फ्रेंड्स, और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज बोलूंगा कि नशों से दूर रहना है। अल्कोहल या कोई भी तरह का नशा है वो टेम्पररी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि पोस्ट कोविड मानसिक बीमारियां बढ़ी हैं। सो ऐसे जनरलाइज वी कैन नॉट से, ऐसा कोई स्टडी पर्टिकुलर नहीं हुआ है, जी। बट यह स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सब्सटेंस एब्यूज, जैसे नशों की आदत, ये 3 चीजें मैंने प्रैक्टिस में ज्यादा देखी है कि ये ज्यादातर लोगों को सेल्फ मेडिकेशन, स्ट्रेस को टैकल करने के लिए 2 पैक मार लिए मैंने, या सिगरेट पी ली स्ट्रेस को डी स्ट्रेस करने के लिए, राइट। ऐसा सॉल्यूशन करते हैं। और लास्ट आपका क्वेश्चन कि रिगार्डिंग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यस। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में उसको हिंदी में बोला जाता है धुन रोग। Okay. धुन रोग का मतलब होता है कि दिमाग में कोई भी धुन एक बैठ जाती है और उसको धुन को कम करने के लिए हम कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज करते हैं। ऑब्सेशन का मतलब होता है रिपीटेटिव थॉट्स, कंपल्सन का मतलब होता है रिपीटेटिव बिहेवियर। ओके। वो जो इंट्रूसिव थॉट्स बोलते हैं टेक्निकली, कि एक तरह का मुझे विचार आया कि मेरे हाथ गंदे हैं। ओके। अभी मेरे हाथ गंदे हैं, जैसे इवन कोविड में हम सब लोग सैनिटाइजर यूज करते थे, जी। हाथ क्लीन करते हैं, जी। क्योंकि हम हर एक जगह पे हाथ हमारा टच होता है, कुर्सी पे टच हो गया, टेबल पे टच हो गया, कोई चीज को मैंने पकड़ा तो हाथ वॉश करते हैं, ठीक है, हैंड वॉश करते हैं। वो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ओसीडी में वो नॉर्मली भी ज्यादा ही करते हैं टू करेक्ट कि मेरे हाथ गंदे हैं, चलो मैं हाथ धो लूं, मुझे जर्म्स ना लग जाए। ये जो मेरे हाथ गंदे हैं दैट इज ऑब्सेशन, और जर्म्स लग गए हैं उसको रिमूव करना है, उसको कंपल्सन बोलते हैं। तो हाथ वॉश करते हैं, जैसे ओसीडी उसको बोलते हैं। ओसीडी का पहला टाइप ये कंटामिनेशन बोला जाता है कि मेरे हाथ गंदे, रिपीटेटिव एक की चीज आप करते हैं। दूसरा कॉमनली होता है सिमेट्री, हर एक चीज मेरी ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, प्रॉपरली अरेंज करके ऑर्गेनाइज्ड। मेरा पानी का ग्लास, मेरी पेन, मेरे जो भी मेरे रिलेटेड, मेरे कपड़े, मेरे शूज प्रॉपर ऐसे मैनर में होने चाहिए, इतने साफ होने चाहिए, थोड़े टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, एक्यूरेसी वी कैन से। थर्ड होता है पैथोलॉजिकल डाउट। पैथोलॉजिकल डाउट इटसेल्फ इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल, मींस बीमारी के रूप में शंका होना। यस। जैसे मैंने ताला लगाया कि नहीं, दुकान बंद की कि नहीं, मैंने पैसे गिन रहा हूं तो मैं एक बार में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो मैं 2 बार, 3 बार, 4 बार गिनूंगा, ठीक है। और लास्ट में आता है कि इंट्रूसिव थॉट्स। इंट्रूसिव थॉट्स में ऐसा होता है कि मुझे कोई विचार आते हैं और वो विचार इतनी तीव्रता में होते हैं कि मैं उसका कंट्रोल नहीं कर सकता और वो मुझे डिस्टर्ब कर देते हैं। ओके। जैसे पेशेंट के कुछ कॉमन एग्जांपल, एक पेशेंट लेडी आई थी, उनका छोटा बच्चा उनके सामने खेल रहा था, 1.5-2 साल का, और वो सब्जी काट रही थी खाना पकाने के लिए। तो उसको खाली एक विचार आया कि मैं मेरे बच्चे को काट रही हूँ, अच्छा, वेजिटेबल की जगह। ओके। और वो एक खाली थॉट था उसका। जी जी। फिर उसको घबराहट होने चालू हो गई कि मैं हकीकत में अगर मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया और मैंने ये बच्ची के साथ किया तो। अभी वो इंट्रूसिव थॉट्स थे, और इसमें तो कंपल्सन कुछ नहीं होता है, कंपल्सन क्या करोगे, सही है। तो वो प्रेशर बहुत बिल्ड हो जाता है और उसकी वजह से दे नीडेड टू कंसल्ट। एक ये, और जनरली
ओसीडी में थोड़ा ब्रीफली अगर आपको समझाऊं जी तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मीन्स जो मैंने अभी चर्चा की, जी लेकिन एक होता है ओसी ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब होता है कि कुछ मेरा स्वभाव ऑब्सेसिव है। आज आपके अंदर या मेरे अंदर भी कुछ ट्रेड्स होंगी। जैसे मैं कॉमन एग्जांपल देता हूं, भगवान को हम प्रे करते हैं ना तो 2 बार प्रे करेंगे कई बार, स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम। बच्चा स्कूल जा रहा है एग्जाम देने के जी लिए, जी जी यहाँ से मैं कश्मीर घूमने जा रहा हूं कार में, तो कार को थोड़ा प्रे कर लूंगा यस, कि भाई सही सलामत हाँ पहुंचाना। ठीक पर है एक बार नहीं, 2 बार या 3 बार करेंगे। हाँ क्यों? दैट इज ऑब्सेशन, बट ओके इट्स नॉट इलनेस। या टाइम पर्टिकुलर स्ट्रेस की वजह से। वही है टाइमिंग तो वो इवन धार्मिक चीजों में हमें कॉमन होता है कि मैं भगवान को पूजा पाठ के लिए जा रहा हूं तो मैं अच्छी तरह से पवित्र होके जाऊं। या मैं दुबई में था तो वहां पे जो इस्लाम में वोजू करते हैं जी तो हाथ धोते हैं, जी तो उनको ऐसे लगता है कि वो मैंने सही किया है कि नहीं किया। बार बार धोते रहते जैसे हो अभी रमजान भी चल रहा है तो जी, उन लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने अच्छी तरह से क्लीन नहीं, हम्म साफ नहीं है। हम्म, सो ड्यूरिंग दैट टाइम जैसे ऊपर वाले की बंदगी करनी है तो 100% पवित्र या पाक होना चाहिए आदमी। तो उनको लगता है कि आई एम नॉट 100% पाक। सो ओके दैट्स व्हाई दे डू द रिपीटेशन लॉट ड्यूरिंग ओके रिलीजियस एक्टिविटी। हिंदू राइट हो या मुस्लिम हो, राइट दोनों में ये चीज कॉमनली पाई जाती है। और इवन कोई भी धर्म में हम भगवान को जब अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं भगवान के सामने, तब 100% देना चाहते हैं कि हम पवित्र होके करें। जी जी तो वहां पे ये चीजें बढ़ जाती है। लेकिन इसको, ये सारी चीजों को बोलते हैं ओसी ट्रेड्स। हमारा स्वभाव है थोड़ा परफेक्शनिस्ट, एंजाइटी वाला, वो बीमारी हुई। और तीसरी पैटर्न आती है ओसीपीडी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। वो जन्म से ही है ओके और वो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि उनमें ऐसा होता है। जैसे ओसीडी हो या ओसी ट्रेड्स हो, उसको आप पूछोगे कि ये यार तुम 10 बार हाथ धोते हो, नॉर्मल है? वो बोलेंगे हाँ साहब, थोड़ा ज्यादा तो है पर मजा नहीं आता इसलिए मैं कर लेता। अच्छा और ओसीपीडी में ऐसा बोलते हैं, नहीं साहब 10 बार आपको भी हाथ धोने चाहिए, ओके ऐसा ही होता है और इसका देयर इज नो सॉल्यूशन। ये डिफरेंस है दोनों में यस तो वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। राइट सर आपने ओसीडी बहुत ही अच्छी तरह समझाया। एक चीज मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि मोबाइल ऑब्सेशन जो है इट्स अ पार्ट ऑफ ओसीडी, और ये मोबाइल ऑब्सेशन से कैसे बचा जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी बीमारी, माने अपन यंगस्टर भी नहीं बोलेंगे, ह्यूमन बीइंग में सबसे ज़्यादा ये मोबाइल ऑब्सेशन बढ़ रहा है। तो व्हाट इज़ योर व्यू? हाँ, वो इसके एक्चुअली आप देखने जाएं तो टेक्नोलॉजी के साथ रहने के लिए मोबाइल यूजेस और इंटरनेट यूजेस इज असेंशियल। जी लेकिन जब आप फैसिलिटी यूज करते हो तो कुछ एडवांटेज रहते हैं, कुछ डिसएडवांटेज रहते हैं। जैसे मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है इस, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, आइदर मींस आइदर मोबाइल रिलेटेड और इंटरनेट रिलेटेड एडिक्शन डिसऑर्डर। ठीक है, जैसे ज्यादातर मदर, सपोज उसके हाथ में 2-5 साल का बच्चा है, अभी कोई ऐसी जगह, मेरे हॉस्पिटल में ही आ गया, ये मोबाइल पकड़, मैं डॉक्टर साहब से बात कर लूं। यस सो सेम थिंग हैपन, और वो बच्चा है वो धीरे धीरे उसमें कार्टून चालू करेगा। शुरू शुरू में जैसी समझ कार्टून है या कोई क्लिप है, वीडियो क्लिप है, हंसी मजाकिया है या वॉट एवर, जी फिर धीरे धीरे वो अच्छी चीजें, इंटरनेट रिलेटेड चीजें भी सीखेगा, बुरी चीजें भी सीखेगा, क्योंकि इंटरनेट इज एक्सेस टू एवरीथिंग वॉट एवर कम्स इन अ माइंड। यस जैसे बच्चों को पढ़ाई के रिलेटेड इंटरनेट सोर्सेस मिलते हैं ऑनलाइन, तो वो बुरी चीजों के लिए भी मिलेंगे। एब्सोल्युटली। तो अभी इसमें क्या होता है कि बच्चे बिगड़ने की संभावना है ज्यादा रहती है। उसके साथ आपने बताया कि एडिक्शन, यस इट्स वेरी कॉमनेस्ट। जैसे हमारे साथ भी होता है कि मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, एवरी 2 मिनट्स, एवरी 5 मिनट्स, नॉट इवन 5 मिनट्स, 1-2 मिनट में ऐसा होता है कि देख लूं व्हाट्सएप आया, कोई नोटिफिकेशन आया, किसी का फोन तो नहीं आया। सो दैट्स कंपल्शन, बट इट्स पर्टिकुलरली रिलेटेड टू मोबाइल, और वो हम कंट्रोल कर सकते हैं।
जी कि वो उसमें ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखूंगा तो मुझे तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। सही है। तो इसको आप ब्रॉडली देखने जाएं तो इसमें लिमिटेशन इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि बच्चों को देना भी चाहिए, लेकिन पेरेंटल कंट्रोल के साथ। उसमें आता है एक ऑप्शन हर मोबाइल में, ठीक है। बच्चे आजकल के बहुत होशियार है, उसके भी रास्ते निकाल लेते हैं, लेकिन स्क्रीन टाइमर या पेरेंटल कंट्रोल, इंटरनेट की साइट पे आप कोई पॉर्न साइट्स या ऐसी सारी चीजें न देख सके, जी वन। जी सेकंड, यहाँ आप टाइम लिमिट रखें, जी ठीक है। जैसे बीच में इफ आई एम डिस्कसिंग अबाउट इवन माय चाइल्ड, तो इनिशियली जैसे मेरा छोटा बच्चा था, तब आपको याद हो तो कुछ सालों पहले, 5 साल पहले, 5-7 साल में पबजी बहुत खेलता था। जी तो बहुत चला। वाइफ ने मेरी कंप्लेन की कि भाई बच्चा पबजी खेल रहा है, आप थोड़ा ध्यान रखना। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला क्या है, फिर मैंने उसको बताया। तो शुरू में वो शायद नहीं समझने के मोड में था, तो उसको प्यार से थोड़ा घुमाने फिराना, मैं वी हैव टू स्टार्ट अदर एक्टिविटीज इंटरेस्टिंग सराउंडिंग, जी स्पोर्ट्स में लेके गया, जिम में लेके गया, कुछ अच्छी लुभावनी दूसरी चीजें दिखाई जी कि स्पोर्ट्स है, टीवी है, मूवी है, सी। फिर उसको समझाया कि देखो अभी तेरा फोकस है पढ़ाई में से हटके पूरा इस तरफ जा रहा है, जी सो इफ यू अंडरस्टैंड। फिर मैंने उसको बताया कि इफ यू अंडरस्टैंड दिस गुड, और या फिर तू टाइम लिमिट कर दे। तो बोले पापा ठीक है, मैं 2 घंटे खेलूंगा। मैंने बोला ठीक है। राइट फिर थोड़ा दिन हुआ तो मैंने बोला, महीना हुआ, 15 दिन में, मैंने बोला देख बेटा तेरा परफॉर्मेंस डाउन हो गया, सो मुझे लग रहा है कि मोबाइल यूजेस कम कर। बोले ऐसा? मैंने बोला हफ्ते में 2-3 दिन करना। तो बोले अल्टरनेट करूं? मैंने बोला हाँ ठीक है बेटा। हाँ हाँ फिर वापस 2-3 हफ्ते हुए तो मैंने बोला अभी, मैंने बोला वीकेंड में रखना यार, तुझे 2 घंटे नहीं 3-4 घंटे दूंगा। बोले हाँ पापा वो ज्यादा मजा आएगा। फिर उसको 3-4 घंटे खाली वीकेंड में कर दिए। गुड फिर उसका 5 दिन तो 100% गेम से या मोबाइल से खत्म हो गया। फिर बाकी के 2 दिन रहे। फिर जानबूझ के मैं वीकेंड में कोई प्रोग्राम बनाऊं कि इधर स्पोर्ट्स में जाना है, इधर क्लब में जाना है, वहां पे मूवी दिखा रहे हैं, ये थिएटर में जाना है, दोस्त के यहाँ पे ये है। और ट्राई ऐसा ही करूंगा कि उसकी इंटरेस्टिंग चीजें, सही है। तो उसके पास टाइम ही नहीं रहे, नहीं उसका थक मन। जाए और सो जाए घर पे आके। राइट जिम कभी कर लिया, जी सो जी एट द एंड ऑफ द डे उसका दिन निकल जाता था। और विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स, एक मेरे हिसाब से 1.5 महीने में ही उसने गेम खेलना बिल्कुल छोड़ दिया। अच्छा वेरी गुड। सो माँ बाप को भी ये समझना है कि माँ बाप ऐसा चाहते हैं कि मैंने बोला तो कल से ये चीजें बंद हो जानी चाहिए। नो, आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने धीरे धीरे उसको उसमें डाला है। डाला है क्योंकि आप बिजी हो तो आपने मोबाइल पकड़ा दिया, जी अरे गेम देख ले, गेम खेल ले थोड़ी देर, ये देख ले, मोबाइल में कुछ भी कर ले। तो आप जब आपको टाइम चाहिए, बच्चे से थोड़ा दूर जाना है, अपना स्पेस चाहिए, तो मोबाइल पकड़ा देते हो। उसको बोलो कि कागज पेन दे दो, कोई क्रिएटिव वर्क करो, ड्राइंग करो, कुछ लिखो, अरे बहुत अच्छे हो। या ऐसा मत करो, नहीं तो आजकल के बच्चे भी समझदार हो जाते हैं कि मैं, मम्मी हॉस्पिटल जा रही है ना, अभी मम्मी को बोलूंगा कि चॉकलेट खानी है, हाँ हाँ मैं लेके देती हूँ। आइसक्रीम, हाँ हाँ अभी लेके, बर्गर खाना, हाँ हाँ। यस होता है। क्यों? मोबाइल चाहिए, हाँ ले ले। वो भी जानते हैं कि दिस इज लूप होल, यहाँ पे मैं मम्मी को बोलूंगा तो मम्मी ना बोलेगी ही नहीं। तो वो पेरेंट्स को समझना है कि पहले से तैयारी करके जाओ कि बच्चे को यहाँ हॉस्पिटल ना लेके जाओ, यहाँ लेके जाना पड़ता है तो मैं मेरे एक बैग में सारी चीजें तैयार रखूंगी, उसके टाइम पास की चीजें। और हो सके उतना मोबाइल का यूज छोटे बच्चे को नहीं देना चाहिए। अच्छा क्योंकि अभी आप समझो कि आजकल के इवन मोबाइल में कई बार वीडियोस भी देखते हैं कि 1.5-2 साल के बच्चे भी मोबाइल यूजेस में हाँ एक्सट्रीमली गुड। अभी क्या है कि ऐसे माने स्ट्रेस में या ऐसे वर्क में जी रहे हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस बन नहीं रहा है। अब आपकी सारी बातों को मैं अभी तक जो समराइज करूं तो ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस के हिसाब से ये जो मानसिक बीमारियां हो रही है, वर्क लाइफ बैलेंस न होने के कारण जो आपने बताया कि बहुत सारे जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हो गए, एंजाइटी हो गई, इंसोम्निया भी देखें, आज नींद ना आने की प्रॉब्लम भी बहुत ही बढ़ रही है।
और आज के परिवार भी छोटे हो गए हैं। पहले तो क्या था कि परिवार में बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, तो वो बच्चों को भी संभाल लेते थे और घर के और भी सारे काम देख लेते थे। आजकल माने पति और पत्नी दोनों के लिए अर्निंग करना ज़रूरी बन गया है। तो आपसे मैं एज़ अ साइकियाट्रिक ये समझना चाहूँगा कि एक तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाएँ? और उसके हिसाब से जो भी ये नींद ना आने की समस्या, जो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, उसको कैसे कंट्रोल करें? वर्क लाइफ बैलेंस में ऐसा होता है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है और कुछ लिमिटेशन हमारे ऊपर भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे पेशेंट्स, ज़्यादातर पेशेंट आते हैं, जैसे कल ही एक पेशेंट देखा, हस्बैंड वाइफ आए थे, ठीक है। वाइफ को शारीरिक रूप से बहुत सारे इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे, बट वो सारे के सारे स्ट्रेस रिलेटेड थे। हस्बैंड ने न्यूरोफिजिशियन को दिखाया, एमआरआई कराया, दाखिल किया, वो कराया, ये कराया, बोले फायदा नहीं हो रहा है डॉक्टर साहब, अभी आपके पास भेजे, ठीक है। अभी वाइफ से अकेले में बात की, तब हमें जाके ये जानने मिला कि द प्रॉब्लमेटिक पार्ट, हस्बैंड इज नॉट गिविंग टाइम। यस, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है अपनी बच्ची के लिए या अपनी वाइफ के लिए। सही है, सही है। तो वो सब कुछ दे रहे हैं, फैसिलिटी, पैसा, पर जीवन में ये चीज समझना जरूरी है कि पैसा जितना असेंशियल है, उतना पैसों से ज्यादा फैमिली इज मोर। आप, मैं ऐसे बोलूं कि आप एक अच्छी गाड़ी में घूम रहे हो, बीएमडब्ल्यू में, लेकिन बाजू में बैठने वाली वाइफ नहीं है, या बच्चे नहीं है जो एंजॉय करे गाड़ी को, या इवन फ्रेंड जो आपका लव्ड वन हो जी, तो उसके बगैर बीएमडब्ल्यू की कोई वेटेज नहीं रहती। सही है, वो आनंद, वो मजा नहीं देगी। इससे अच्छा आप मारुति में 800 में घूम रहे हो, लेकिन बीवी बच्चे सब लोगों के साथ एंजॉय कर रहे हो। सो घर कितना भी बड़ा हो, फैमिली मेंबर की वजह से अच्छा या बुरा होता है जी। घर कितना भी बड़ा हो, लेकिन फैमिली मेंबर्स आपके साथ नहीं है तो इट इज वर्थलेस। सिमिलरली ये कपल को भी मैंने यही समझाया उनको। वो उसके हस्बैंड बोले, साहब मैं, आप बोलो उतना खर्चा कर दूं, मेरी वाइफ ठीक होनी चाहिए, कि उसको प्रॉब्लम क्या है ये समझ। मैंने बोला प्रॉब्लम एक ही है, आपको लाइफस्टाइल चेंज करनी है। जैसे अभी आपने शब्द यूज किया, वर्क एंड लाइफ बैलेंस, ठीक है, कि आप काम करते हो अच्छी तरह से, जैसे आप काम करते हो तो दिल लगा के काम करो, तब फैमिली रिलेटेड कोई मेजर इश्यूज ना हो तो आप अच्छी तरह से मन लगा के काम करो, लेकिन तब घर की चिंता मत करो, और जब घर पे आते हो तो काम को छोड़ दो साइड में। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में ये हो रहा है कि आप बैंकिंग सेक्टर ले लो, मेडिकल सेक्टर ले लो, सीए का ले लो, या कोई भी बिजनेस का सेक्टर, कोई भी बिजनेसमैन को पकड़ लो, वो बोलेंगे नहीं यार, फोन आएंगे तो उठा के जवाब तो देना पड़ेगा ना यार, मार्च एंडिंग है, अभी तो रात को बैंक वाले, जैसे मुझे याद है कि मेरी यंग एज में मेरा ड्रीम ये था कि मैं एक बैंकर बनूंगा। क्यों? 9 to 5 जॉब, 10 बजे जाओ, और मेरे एक अंकल थे, मेरे फूफा जी थे, वो बैंक मैनेजर थे। जी जी, मैंने ये बहुत बढ़िया जॉब है, 10 बजे जाओ और 5 बजे आ जाओ, फ्री हो जाओ। पर अभी आप बैंकिंग सेक्टर को देखिए, नो लाइफ। कॉर्पोरेट बैंकिंग, कोई भी फील्ड में चले जाओ तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टारगेट, इतना करना है, इतना ही होना चाहिए। आप कभी भी जवाब देने चाहिए। क्यों आप जवाब नहीं दोगे क्लाइंट को? ऐसा होना चाहिए। सो देन द प्रॉब्लम इज स्टार्टेड, क्योंकि वर्क आपकी पर्सनल लाइफ में भी डिस्टर्ब करना चालू कर दिया उसने। सही, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप बच्चे के साथ खेल रहे हो, अरे हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो गाड़ी आई है, चलो, अरे ये हुआ है, अगेन आपकी पर्सनल लाइफ तो रही नहीं। सही है, सही। तो फिर वो डिस्टर्बेंस होता है, रात की नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। ये सर, ये इसीलिए हो रहा है कि माने अब वो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली बात, ये इसके साथ मैं कनेक्ट करता हूँ। अभी क्या है कि आज जैसे मेरे पास वाला जो ग्रोथ कर रहा है, मेरे को वो देखना है, मैं मेरा ग्रोथ अभी नहीं देख रहा हूँ। अभी फोमो हर एक चीज का है सर, कोई भी चीज आप ले लो, और उसमें भी ये माने गैजेट्स और सोशल मीडिया ने तो अभी परिस्थिति ऐसी कर दी है कि भाई आपने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट रखी है कि आप चलो यूरोप घूमने गए हो,
तो तुरंत आपके वो जो भी सिबलिंग्स है या जो भी रिलेटिव्स है उनको एक फोमो हो जाएगा। अब ये मैं एक चीज ये खास नोटिस कर रहा हूँ कि आप दूसरे की प्रगति को पॉजिटिवली नहीं देख रहे हो, और जहां तक मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो फोमो है वो भी मानसिक बीमारी बन सकता है। हाँ, ये एक तरह की डिप्रेशन में कही जाने वाली कुछ बैड हैबिट्स है। जी, जैसे कि आप जो बोल रहे हैं उसको बोलते हैं कंपेयर डिस्पेयर, कंपैरिजन करना अपने आप की दूसरों के साथ, या सेल्फ क्रिटिसाइज करना, मेरे साथ बुराई होता है, मैं काबिल ही नहीं हूँ वगैरह, या ओवर जनरलाइजेशन, मीन्स एक औरत खराब है तो दुनिया की सारी औरत खराब है, या एक मर्द खराब है तो दुनिया के सारे मेल इज बैड। और ये कंपैरिजन वाली में तो खास जो मेंटालिटी बन गई, वो पर्टिकुलर उसकी पूरे चार्ट आता है। अच्छा, जैसे ये मैं जो बोल रहा हूँ, कंपेयर डिस्पेयर, फिर ओवर जनरलाइजेशन, सेल्फ क्रिटिसाइजिंग, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, मेंटल फिल्टर, क्लिनिकल टर्म्स में आप ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, ये एक पैटर्न ऑफ थिंकिंग है जिसकी वजह से आदमी को लॉन्ग रन में डिप्रेशन या एंजाइटी होती। मैंने जब आपको एंजाइटी के बारे में समझाया था तब एक चीज बताई थी कि कहीं ना कहीं हमारी बैड हैबिट्स पड़ जाती है जी, कोई थिंकिंग पैटर्न या कोई भी तरह की सोच से एंजाइटी होना एक हमारी बैड हैबिट्स बन जाती है। जैसे वो बोलते हैं ना कि एक बार कुत्ते ने मुझे काटा, तो अभी मुझे कुत्ते का फोबिया हो गया कि डॉग मुझे बाइट करेगा और मुझे कुछ हो जाएगा सीरियस। अभी सब डॉग बाइट करते हैं, अगर स्ट्रीट डॉग है और वो भी स्पेशली वो बीमार है तो आपको वॉच करना है जी। अभी जैसे मुझे मालूम है कि ये पेट है और वो काटेगा, उसको वैक्सीनेशन दिया हुआ है, सो नथिंग टू वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो मैं नहीं करूंगा। फिर उसके बाद में मेरे जहन में, मेरे मन में, मेरे दिमाग में सेट हो गया, डॉग का फियर छा गया। अभी एक्चुअली डॉग इज नॉट हार्मफुल, पर वो पर्टिकुलर चीज में मुझे हुआ था तो वो मैंने डर बिठा लिया अपने मन में, हमारे दिमाग में हम बिठा देते, सेट हो जाती थी, करेक्ट, बैड हैबिट्स बोलते हैं, करेक्ट, और उसकी वजह से धीरे धीरे ऑन अ लॉन्ग रन वी हैव अ डिप्रेशन और एंजाइटी, फोबिया, अलग तरह की फोबिया इज द कॉमनेस्ट वर्ड जी जी, ठीक है ना जी। और फिर जब स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंजाइटी, तो फिर स्लीप डिस्टर्बेंस, और जैसे आपने बताया वर्क लाइफ बैलेंस, हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं रह पाती, तो भी आपको स्लीप डिस्टर्बेंस रहेंगे, मन शांत नहीं रहेगा। इसलिए जी जी जी, अल्टीमेट ये समझना चाहिए, जैसे आपने बताया ना कि कंपैरिजन करो या दुनिया की कोई भी चीज करो, अल्टीमेट गोल आपकी लाइफ का क्या है? दैट इज मन की शांति, डेफिनेटली पर्पस ऑफ लाइफ। आपको जो मन शांत मीन्स आपको जहां पे मन की शांति मिलती है जी, वो चीज करनी चाहिए। पैसा जरूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, लेकिन अल्टीमेट गोल इज नॉट अर्निंग मनी। मनी से आप सब कुछ अर्न नहीं कर सकते। डिप्रेशन का जो सीवियर लेवल होता है उसमें आदमी सुसाइड तक की बातें सोच लेता है, और बहुत सारी चीजें हम अपने आसपास देख रहे हैं कि आदमी सुसाइड भी कर लेता है। तो उसके परिवार को माने ऐसे कैसे समझ ध्यान में रखना चाहिए कि ये मानसिक इसकी जो बीमारी है वो एक स्केल से ज्यादा बढ़ गई है और साइकियाट्रिक या साइकोलॉजी से कंसल्ट करें। डिप्रेशन में ऐसा बोला जाता है कि इट इज वन ऑफ द लीडिंग कोज इन द वर्ल्ड, ऐसी जिसमें ज्यादातर लोग काम नहीं कर सकते, कोज ऑफ मॉर्बिडिटी, जिसकी वजह से काम करने की सक्षमता कम हो जाती है जी। और द कॉमनेस्ट डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड, जो लीडिंग कॉमनेस्ट डिसऑर्डर है 1 से 3 में, उसमें डिप्रेशन की गिनती आ जाती है, राइट। और जिसकी वजह से उसकी एबिलिटी, वर्क आउटपुट बहुत ही कम हो जाता है जी। WHO ने उसके ऊपर बहुत सारी वेटेज दी है। जैसे अभी हमारी डिस्कशन चल रही थी वर्क लाइफ के स्ट्रेस एंड वर्क रिलेटेड बैलेंस, तो वो भी एक कॉमनेस्ट रीजन है अर्बनाइजेशन, कि हम शहरीकरण, जिस अर्बन रूरल की तरफ से हम अर्बन लाइफ के तरफ ज्यादा जा रहे हैं। जब हम अर्बन लाइफ की तरफ जा रहे हैं तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं ऑफ कोर्स, कि अर्बनाइजेशन के हिसाब से हमें टेक्नोलॉजी, फैसिलिटीज, सारी चीजें ज्यादा मिलती है, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि उसकी वजह से स्ट्रेस, वर्क लाइफ रिलेटेड स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है।
राइट। तो तब डिप्रेशन बहुत ही कॉमन बीमारी है। जैसे अभी आजकल के जमाने में तो अपनी बॉलीवुड सेलिब्रिटी, इवन हॉलीवुड सेलिब्रिटी को भी डिप्रेशन हुए हैं। दीपिका पादुकोण ने पब्लिकली ऐसे बताया था कि मुझे डिप्रेशन हो गया था, एडमिट मैंने किया। दवाई ली थी, मैंने काउंसलिंग लिए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिप्रेशन उसमें से एक बड़ी बीमारी है। जैसे लक्षणों की बात हमने की थी, सैडनेस ऑफ मूड, लैक ऑफ इंटरेस्ट, कॉमन दो में से एक, और अदर स्लीप एपेटाइट डिस्टर्ब, और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लाइफ वर्थलेस हो जाना, रोना आना, काम की प्रोडक्टिविटी मीन्स कम हो जाना, हेल्पलेस होपलेसनेस फीलिंग। तो उसमें क्या होता है कि फैमिली मेंबर को ये ध्यान रखना है कि जब फैमिली मेंबर जो नॉर्मल पैटर्न में हमारे साथ उठते बैठते थे और सडनली थोड़ा कम बोलना, अकेले अकेले रहना, थोड़ा प्रेशर में रहना, राइट, बातें कम करना, इमोशनली रोना जल्दी आ जाना, छोटी बात बोलो और रोना चालू हो जाना, वर्क इफिशिएंसी कम हो जाना, खाना कम हो जाना, नींद कम हो जानी। अच्छा, अगर उनसे आप डिस्कस करते हो जी, तो वो बोलेंगे लाइफ यार बेकार है, बहुत क्या करें यार, नाउ आई एम टायर्ड। ये सारे मीन्स वर्थलेसनेस, लाइफ का कोई सेंस नहीं है, राइट, आई एम नॉट एंजॉइंग, एक मोनोटोनस मेरी मशीनरी लाइफस्टाइल है, मशीन के जैसे रोबोटिक लाइफस्टाइल है। अच्छा, सो दिस ऑल आर रिलेटेड टू डिप्रेशन। सो वी शुड कंसिडर्ड जब बहुत रोना आना या अकेले अकेले आदमी रहता है, काम करते हैं लेकिन आउटपुट ज्यादा नहीं आता है, मीन्स वो 8 घंटे काम करता है लेकिन काम करेगा 1 घंटे जितना ही, अच्छा, मीन्स 8 घंटे काम कर रहा है लेकिन प्रोडक्टिविटी इज नॉट देयर। यस, तो हमें समझना चाहिए कि उसको ब्रेक लेनी चाहिए, जरूरत पड़े तो दवाई लेनी चाहिए। दवाई बहुत आजकल नए एडवांस जमाने में, पहले के जमाने में सिवियर डिप्रेशन में ईसीटी दिए जाते थे, शॉक ट्रीटमेंट जिसे बोलते हैं, और उसका रिजल्ट 100% होता है, मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम रिजल्ट आउटपुट अच्छा रहता है। बट अभी नए जमाने में वी हैव अ लॉट्स ऑफ मेडिकेशन हैविंग अ बेस्ट रिजल्ट। अभी नए जमाने में बहुत अच्छी दवाइयां आई हैं, और उसके साथ काउंसलिंग जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, सपोर्टिव साइकोथेरापी, काउंसलिंग का पार्ट भी उतना ही रहता है, जिसे लाइफस्टाइल हम चेंज करने की एडवाइस देते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल रखो। तो ये सारी चीजें कंबाइन करने से डिप्रेशन की ट्रीटमेंट इफेक्टिवली हम कर सकते हैं। जी सर, आपने ये थेरापी वाली जो बात बताई है, उसके साथ साथ मैं ये समझना चाहता हूँ कि साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिस्ट ये दोनों आपकी ब्रांच है। माने एक पेशेंट को कब साइकियाट्रिक से कंसल्ट करे और कब वो माने ये ट्रीटमेंट ले, तो उसको वो कैसे पता चले? साइकियाट्रिस्ट बेसिकली साइंस फील्ड है, राइट, और वो डॉक्टर होते हैं, एमबीबीएस, एमडी, एंड वो दवाई लिखते हैं, और इवन काउंसलिंग कर सकते हैं, पर वो दवाई लिखते हैं। जी। साइकोलॉजिस्ट वो आर्ट्स फील्ड है, बीए, एमए, पीएचडी विद साइकोलॉजी, एमफिल विद साइकोलॉजी, और वो दवाई के अलावा की ट्रीटमेंट जैसे समझाना, काउंसलिंग करना, पेशेंट के, मैंने जैसे अभी डिस्कस किया कि उसकी बैड हैबिट्स को चेंज करना है, जी जी, देन द साइकोलॉजी का रोल आता है। राइट, और जितनी गाइडलाइंस है उसमें बोला जाता है कि दवाई से मे बी यू विल गेट अराउंड 70-80% रिजल्ट, काउंसलिंग से 50-60% रिजल्ट, लेकिन इफ यू क्लब टुगेदर देन यू हैव अ मोर देन 90% ऑफ रिजल्ट। तो हमें दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंट देना है। लेकिन इन शॉर्ट बोले तो साइकियाट्रिस्ट हु प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, साइकोलॉजिस्ट हु डोंट प्रिस्क्राइब द मेडिसिन बट हु डू द काउंसलिंग, समझाना, समझ सारवार। अच्छा सर, एक कॉमन मैन मानसिक स्ट्रेस में रहता है, ओवर थिंकिंग भी रहती है बहुत माने ये जो कड़ी आपने बताई जो मानसिक रोग की तरफ बढ़ने की जो कड़ी, उसको आप घर बैठे ही कैसे ब्रेक कर सकते हो? माने वो परिस्थिति ऐसी कैसे अपन उसको डेवलप करें कि जो भी आदमी है उसको माने डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े? ऐसी कोई माने ऐसी कोई टिप्स हो, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो, या कोई आपकी माने आप कोई चीज सजेस्ट कर सकते हैं? इसमें बेसिकली जैसे हमारी पहले से डिस्कशन हो रही है कि वर्क और फैमिली को इक्वल बैलेंस रखना है।
जी। मीडिया या गैजेट का उपयोग लिमिटेड रखना है। ठीक है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी फैमिली सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया में आता है। जैसे अच्छा। आजकल क्या है कि नए जनरेशन में न्यूक्लियर फैमिली का ज्यादा अप्रोच है। तो उसके भी कुछ एडवांटेज है कि यू आर इंडिपेंडेंट इनफ टू मेक अ डिसीजन एंड गो एनीवेयर, बट डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास फैमिली सपोर्ट नहीं रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट। और दूसरा जैसे आज हस्बैंड वाइफ रहते हैं यंगस्टर, जी। उनका एक छोटा बच्चा है 2 साल का, 5 साल का, बराबर। उनको कहीं पे जाना है तो बच्चे के अलावा देखे बच्चे के साथ ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर घर में पेरेंट्स हैं तो मम्मी आप थोड़ा बच्चे को संभालो, हम मूवी देख के आते, बराबर। दे कैन डू इट। सही है। और कभी वो यंग जनरेशन है, वो कभी हस्बैंड टेंशन में आ गए स्कूल के रिलेटेड, या मदर है स्कूल के रिलेटेड, हस्बैंड है बिजनेस के रिलेटेड, तो तुरंत पेरेंट्स बोलते हैं हम बैठे हैं, क्यों चिंता करता है, बराबर। विल मैनेज, सपोर्ट देते हैं। लेकिन कुछ ड्रॉबैक हैं कि एल्डर्स होते हैं, दे ट्राई टू इंटरफियर द डिसीजंस, जो स्वतंत्रता उनकी कम हो जाती है, ऐसा फील होता है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को समझना चाहिए, दोनों लेवल से, कि अच्छा। एल्डर्स को कुछ, जैसे नेचुरली है कि यंग जनरेशन है, दे आर न्यू विद द ओल्ड टेक्नोलॉजी, राइट। वो सब जानते हैं अच्छी तरह से, और ओल्ड जनरेशन इतना नहीं जानते हैं। तो नेचुरली जैसे हमारे मोबाइल में हम सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं एवरी टाइम, बिल्कुल। यू नो वेरी वेल, बिल्कुल। हमारी कार में अपडेट होते हैं यूरो 2, यूरो 3, 4। जी तो जी। सिमिलरली हमारा अपडेटेड वर्जन हमारे किड्स हैं, राइट। तो वो हमारे से कुछ नया और अच्छा करते हैं, सही है। तो उनके ऊपर खाली विश्वास रखने की जरूरत है, सही है। और आपका एक्सपीरियंस ऐड करना है। डेफिनेटली। अगर ये दो कॉम्बिनेशन हो जाए तो यू विल डू, और द फैमिली विल डू बेस्ट। अच्छा। कि जैसे बहू है, उसको घूमने जाना है, या बोलते हैं ना किटी पार्टी में जाना है, जी तो जी। मदर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, कि मदर इन लोगों को, कि हाँ ठीक है बच्ची जाती है, जाने तो, मेरी बच्ची होगी तो नहीं जाएगी, जाएगी। सही है। बट वो हम मदर इन लॉ एक्सेप्ट नहीं करेगी, नहीं हम तो कोई नहीं जानते, ये क्या लगा के रखा। हाँ, वही। सो दैट मेक अ डिफरेंस। फिर सही। वहां से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन स्टार्ट होते हैं, जी। एंड दे लैंड अप विद अ न्यूक्लियर फैमिली। डेफिनेटली। और वहीं से फिर मानसिक। सो इन शॉर्ट देखने जाए तो कंबाइंड फैमिली, सोशल सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज, रिलीजियस एक्टिविटी, और फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स के पास जाके, मेरे जो नियर वन है, हफ्ते में 1-2 बार बैठ के गप्पे शप्पे मारो। सही है। नॉट एडिक्शन, जी नशों से दूर रहना है, जी जी जी। लेकिन लाइट मूड करना आना चाहिए। और वापस मैं बोलूंगा कि एंटरटेनमेंट के लिए मीडिया या कोई भी टीवी या मोबाइल का उपयोग लिमिटेड होना चाहिए। यू शुड यूज विद अ लिमिटेड टाइम पीरियड। अच्छा। अगर वो ओवर लिमिट करते हो तो अगेन यू गेट एडिक्टेड, और अगर आपने मूवी देख ली चलो मोबाइल में या टीवी में, उससे वो रिफ्रेशमेंट नहीं मिलता है जो दोस्तों के पास बैठ के मिलता है। बिल्कुल सही। या आउटिंग में, आप फैमिली के साथ कहीं आउटिंग चले गए, ठीक है, कभी कोई रिसोर्ट में चले गए, कभी कोई क्लब में चले गए, कभी कोई मूवी में चले गए, तो फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना इज मोर एसेंशियल देन एनीथिंग एल्स। तो ये सारी डी स्ट्रेस प्रोग्राम बोलेंगे, अच्छे हेल्दी फ्रूट्स लो, एक्सरसाइज करो, फ्रेंड्स के साथ रहो, फैमिली के साथ रहो, सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग करो, मन की बात शेयर करो, ठीक है, उसको बोलते हैं लेक ऑफ कन्फाइनिंग रिलेशनशिप। मेरी जो जब मैंने एमडी किया था तो मेरा डिसर्टेशन, मेरा थीसिस था कि डिप्रेशन मेल और फीमेल में कैसे डिफरेंस होता है। तो उसके कंक्लूसिव फाइंडिंग यही थे कि लेक ऑफ फीमेल को ज्यादा डिप्रेशन होता है एज कंपेयर टू मेल, और उसमें उनमें सहन शक्ति भी मेल से ज्यादा होती है, लेकिन डिप्रेशन भी उनको ज्यादा होता है। उसका रीजन कॉमनेस्ट ये है कि जो फीमेल लेक ऑफ कन्फाइनिंग मींस मन खोल के बातें कम करती है, उसको डिप्रेशन ज्यादा होता है। जो हाउस वाइफ है उसको डिप्रेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वर्किंग। तो वर्किंग वुमन है, दे हैव अ प्रोटेक्टिव लेयर, इफ दे आर वर्किंग तो वो डिप्रेशन से थोड़ा दूर रहने में उनको मदद मिलती है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स थे
जी जी। और अल्टीमेटली ऐसा पाया गया है कि फीमेल को मेल से डिप्रेशन 2 या 3 टाइम्स ज्यादा होता है। अच्छा सर, आपके घर में कोई डिप्रेशन का पेशेंट है या मेंटल इलनेस का पेशेंट है, तो परिवार के जो बाकी जो सदस्य हैं उनका उनके साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ड्यूरिंग माय प्रैक्टिस मैंने ऐसे पाया है कि ज्यादातर लोग सपोर्टिव नहीं रहते। जी हमारे कल्चर और सोसाइटी में, मैंने जैसे पहले आपको शब्द बताया था कि मेंटल इलनेस है, वो हमें दिखाई नहीं देती। तो फैमिली मेंबर को ये लगता है कि कुछ है नहीं यार, ये खाली फालतू में टेंशन ले रहा है, या इसको कोई कुछ बीमारी नहीं है, क्लिनिकल सिम्टम्स तो है ही नहीं भाई, कुछ है ही नहीं, जी ये क्यों ऐसा कर रहा है, राइट, चल चल खड़ा हो जा, तो काम पे लग जा, सब भूल जाएगा। ठीक है, जी सो ये कॉमनेस्ट अप्रोच होता है। बट हमें ये समझना है कि डिप्रेशन है तो सबसे पहला अप्रोच हमारा ये होता है कि उसको हमें मानसिक तौर से सपोर्ट देना है। ओके, आई एम विथ यू इन ऑल द मैनर। मैं तुम्हें शारीरिक मानसिक, तुम्हें कोई भी जरूरत है तो मैं तुम्हें समझ रहा हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। राइट, खाली जो वो सोशल सपोर्ट आप देते हो तो देन पर्सन कैन स्पीक आउट। डेफिनेटली। अगर आप बोलते हो कि नहीं कुछ नहीं है, तो क्या कर रहा है, वो फालतू में सोच रहा है, चल चल, जी जी, तो वो आपके सामने बोलेगा ही नहीं। सही है। और सबसे पहला मेरा जो था कि दिखाई नहीं देता है मेंटल इलनेस, तो आपके साथ तभी, आज आप मेरे साथ तभी शेयर कर सकते हो बिल्कुल अपने मन की बात, जी, जब आपको मेरे पे विश्वास है। आप मेरे साथ फ्रेंडली है यार, बिल्कुल। रेपो, उसको बोलते हैं रेपो एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, तो जब आज पेशेंट है उसके साथ मैं, जैसे इवन छोटा बच्चा भी हमारे पास आता है, मैं बोलूं क्या तकलीफ हो रही है, तो क्या करेगा, जवाब नहीं देगा। लेकिन वही चीज मैं उसके साथ उसकी हाइट पे जाके झुक के, क्या तकलीफ है बेटा, तो तुरंत वो बोलेगा। सही है। सो दैट इज एसेंशियल। करेक्ट। तो फैमिली मेंबर को उसको सोशल सपोर्ट देना चाहिए, उसके लेवल पे जाके बात करनी चाहिए। और जब आप सोशल सपोर्ट देते हो तो सामने वाला बंदा खुल के बात करेगा। देन यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम, कि भाई हम कौन से लेवल पे इसको जरूरत है मेरी। सर, माइंडसेट इज अ की टू सक्सेस। एज अ साइकियाट्रिक आप क्या मानते हैं? हाँ, वो फैक्ट है। बेसिकली अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो बहुत सारी जगह पे, या इवन कुछ रिलीजन में भी ऐसा लिखा हुआ है कि हमारे 5 सेंसेस होते हैं, वी नो वेरी वेल। माइंड है वो 6th सेंस है, जो सब सेंस के साथ कनेक्टेड है। ओके। जो आदमी नेगेटिव सोचेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि सारी चीजें सराउंडिंग इज नेगेटिव। जो पॉजिटिव सोचेगा तो उसको लगेगा सराउंडिंग सारी पॉजिटिव है। एब्सोल्युटली। तो सारी चीजें हमारे माइंड से स्टार्ट होती है और माइंड से ही खत्म होती है। जी जी जी। साइकोलॉजी बिहाइंड रिलेशनशिप की बात करें, बीइंग अ साइकियाट्रिक आप क्या मानते हैं कि माने मैं ऐसे ये चीज को आपको ऐसे पूछता हूं कि अगर एक आदमी का स्टेट ऑफ माइंड परफेक्ट है, माने आप आपकी भाषा में ये बोल सकते हैं कि भाई उसको कोई मेंटल इलनेस नहीं है, तो उसकी रिलेशनशिप पे जो असर रहेगी और जो मेंटली इल है इसमें क्या फर्क रहेगा? उसमें वास्ट डिफरेंस रहता है, कि क्योंकि जैसे घर के अंदर कोई फैमिली मेंबर को डिप्रेशन, एंजाइटी या ओसीडी है, या सब्सटेंस एब्यूज है, वो इमोशनली हर एक घर के वाइफ के साथ या फैमिली के साथ डीलिंग में ओवर रिएक्ट करता है। जो नॉर्मली एक बंदा होता है वो ओवर रिएक्ट नहीं करता है। क्योंकि जैसे मैं समझता हूं कि मुझे लगेगा यार मेरी वाइफ है, अगर थोड़ा ज्यादा बोल दिया वो इट्स ओके, पर वो जब आदमी डिप्रेशन में है तो भी इरिटेबल रहेगा, ऑब्सेस होता है तो उसको लगता है मेरे हिसाब से होना चाहिए, और नशा होता है तो वो अपनी दुनिया में होता है। सो ओवर रिएक्ट ऑफ द इमोशंस आर मोर कॉमन विद द साइकियाट्रिक पेशेंट। सर, कॉर्पोरेट जॉब में माने टारगेट एक बड़ी चैलेंजेस है, और वो चीजें माने यंगस्टर की या जेनजी की बात करें, उनको व्यसन की तरफ ले जाती है। आज हम देख रहे हैं कि अल्कोहल और सिगरेट का कंजप्शन बहुत बढ़ रहा है, इसको कैसे कंट्रोल करें?
इसमें बेसिकली जैसे हमारी बात हुई थी स्ट्रेस, हमारे एक तो जैसे अभी माइंड की बात हुई, पॉजिटिव माइंडसेट से जब आप टैकल करते हो हर एक चीज में तो आप स्ट्रेस फील नहीं करते। आपकी डी स्ट्रेस प्रोग्राम जैसे वो भी हमने डिस्कस किया, उसको रेगुलर फॉलो करते हो, अपने टारगेट अचीव करने हैं, बट यू आर नॉट एट द एंड ऑफ द डे। आप कोई भी कॉर्पोरेट देख लो, कोई भी कॉर्पोरेट, जैसे 10 आदमी का काम है तो वो ट्राई करेंगे कि 4 या 5 आदमी से खत्म, राइट, रादर देन हायर 10%। तो हमें अपनी लिमिटेशन समझनी है कि मेरी लिमिटेशन 8 घंटे काम करने की है और इतना वर्क करने की। सो आई कैन गो अप टू 10 hours ऑफ वर्क एंड रीच अप टू दिस मच ऑफ वर्क। फिर अगर मेरे से नहीं होता है तो आई शुड नॉट ब्लेम माई सेल्फ, इट्स ओके, मैंने ट्राई किया है, इट्स ओके, सफिशिएंट। फिर उससे ज्यादा वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या प्रेशर दे रहे हैं तो इतना प्रेशर लेना नहीं चाहिए। अगेन द सेम थिंग, प्रेशर आप ले रहे हो, वो लोग दे रहे हैं पर आपको लेना नहीं। सो इफ यू डोंट टेक इट देन यू डोंट फील स्ट्रेसफुल। अगर आप स्ट्रेसफुल नहीं हो तो आप कोई भी टेम्पररी ऑप्शन जैसे अल्कोहल या स्मोकिंग इज नेवर अ सॉल्यूशन फॉर स्ट्रेस। राइट, स्ट्रेस अगर तंबाकू या अल्कोहल प्रोडक्ट से होता कम जी, तो पूरी दुनिया ही पीती और पूरी दुनिया ही सिगरेट पीती रहती, सही है। ठीक है, पर उसके consequences और साइड इफेक्ट्स इज टू हैजार्डस। सर, मेंटल पीस के लिए प्राणायाम और मेडिटेशन ये गेम चेंजर बन सकता है? Yes, when you are in a normal stage of the mind, वही डिस्ट्रेस प्रोग्राम का पार्ट है कि आप मेडिटेशन रेगुलर बेस पे करें, अपने मन खोल के बात करें, या इवन प्राणायाम मेडिटेशन से आप अपनी नींद को थोड़ा बहुत कंट्रोल, मीन्स जैसे एक बंदा है मेडिटेशन 1 घंटा कर रहा है और 6 घंटा सो रहा है, इट्स ओके, बट रूटीनली 8 घंटे नींद चाहिए आपको। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो 8 घंटे नींद चाहिए। अच्छा, तो वो आपको प्राणायाम इज ऑफ कोर्स हेल्पफुल इन ऑल द मैनर्स, बट इन अ नॉर्मल स्टेज ऑफ द माइंड। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि प्राणायाम से डिप्रेशन मिट जाते हैं, एंजाइटी मिट जाती है, सो दैट्स नॉट ट्रू। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है, वो मिटता कुछ नहीं है। दैट इंक्रीज योर मेंटल एबिलिटीज, मेंटल स्टेमिना, स्ट्रेस के सामने लड़ने के लिए आपको तैयार करता है जी, बट वो क्यूरेटिव नहीं है, वो बीमारी को मिटाता नहीं है, राइट, वो आपकी एबिलिटी को बढ़ाता है। अच्छा सर, सीबीटी थेरेपी माने थोड़ा समझाइए ना, ये क्या है? सीबीटी एक एरॉन बैक करके बड़े साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने ये कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोथेरेपी का इन्वेंशन किया था। कॉग्निटिव का मतलब होता है थिंकिंग, सोच, राइट, बिहेवियर का मतलब होता है हमारा बिहेवियर, और साइकोथेरेपी का मतलब होता है वाक, मीन्स समझ सारभार। तो हमारी डिप्रेशन, एंजाइटी या कॉमन कोई भी बड़ी इलनेस में हमारे थॉट रिलेटेड कुछ एरर आ जाती है, सोच में, हमारी थिंकिंग पैटर्न में कोई एरर आ जाती है, उसकी वजह से हमारे कुछ बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। अभी ये चीजों को, जो बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, ये दोनों चीजों को करेक्ट करते हैं बाय समझ सारवार, बाय साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी मीन्स जो इसके थिंकिंग में जो एरर है उसको समझ के उसको करेक्ट करना, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था रिगार्डिंग 8-10 बातें, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग या कंपैरिजन, वो उसकी अंदर हैबिट बन जाती है एवरीवेयर। तो वो उसको समझाना है, उसको दिखाना है कि दिस इज योर बैड हैबिट्स, राइट। अवेयर करो, पहले अपने आप को अवेयर करो, फिर उसके रिलेटेड कुछ एक्टिविटी लिखो या करेक्टिव एक्शन करो, एंड देन यू चेंज योर पैटर्न ऑफ थिंकिंग, राइट। तो उस तरह से इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इट्स नॉट लाइक दैट कि आप साइकोथेरेपी सीबीटी 1-2 महीना ले लोगे तो ठीक हो जाएगा, नो, अच्छा, इट्स अ लॉन्ग टर्म, 6 से 12 महीना चलता है। अच्छा, रिक्वायर्ड once or twice in a week on a regular base, अच्छा, तब जाके, क्योंकि आदत चेंज करना है, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अच्छा, ज्यादातर लोगों को लगता है कि मानसिक बीमारी की दवा तो डॉक्टर साहब लाइफ टाइम चलती है, जी, हाँ, ज्यादातर लोग, इट्स क्रॉनिक डिसीज, ठीक है, पर आप मुझे ये बताओ कि ज्यादातर क्यों चलती है?
क्योंकि हमारी बैड हैबिट्स हैं। आज मैं आपको बताऊं कि आपको डिप्रेशन है, आप बोलोगे हाँ ये, मैं बोलूं कि आप थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करो, वो साहब कुछ नहीं होगा साहब, वो तो जैसा है, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है मैं ये सब करूं। आप दवाई दो, ठीक करो फटाफट जी। सो देन यू टोटली डिपेंड ऑन द मेडिसिन, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो फिर आपको लंबा दवाई लेना पड़ेगा, बिकॉज यू आर डिपेंडिंग ऑन अ मेडिसिन ओनली। बट आप मेडिसिन इनिशिएट करो, फिर डॉक्टर बोलते हैं अपने साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्स करो, लेकिन उन इन बिटवीन वो पीरियड के दौरान अपनी बैड हैबिट्स को चेंज करो, राइट, बाय डूइंग साइकोथेरापी। और वो अगर आप चेंज कर लेते हो, देन यू आर चेंज, देन यू आर नॉट फॉल इन अ डिप्रेशन अगेन एंड अगेन। सही है। क्योंकि आपकी बैड हैबिट्स की वजह से हाँ, वो आप डिप्रेशन, जो वो बोलते हैं ना कि एक पैटर्न ऑफ थिंकिंग है, हाँ, उसकी वो वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हो, तो वो वो ब्रेक आपने खत्म कर दी है, कर दी। रिपीटेशन नहीं आएगा और आपको दवाई की लंबी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, कुछ केस में हम ये भी देख रहे हैं कि डिप्रेशन माने पारिवारिक भी देख रहे हैं। हमने ऐसा भी देखा है किसी की माता जी को डिप्रेशन, उनकी लड़की को या लड़के को भी होता है, तो इट कैन बी जेनेटिक। इट इज 100% जेनेटिक। ओके, ठीक है, क्योंकि उसके 2-3 रीजन है। जेनेटिकल डिप्रेशन इज हैविंग अ डेफिनेटिव रोल इन द जीन्स, ठीक है, वन। सेकंड, दूसरा होता है कि पर्सनालिटी, जैसे मम्मी बहुत ही सेंसिटिव है जी, अभी उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़की बरोबर है, लेकिन लड़का मम्मी जैसा हुआ है। हम देखते हैं कि हमारा स्वभाव पापा जैसा है, मम्मी जैसा है, तो लड़का बहुत ही सेंसिटिव है, जस्ट लाइक मदर, ठीक है। तो वो जीन्स का रोल हुआ, एंड देन उसको डिप्रेशन होना नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा रिस्की रहता है। लेकिन जब वो ट्रैप होते हैं कोई भी कारणवश, धंधे के रिलेटेड स्ट्रेस हो, फैमिली के रिलेटेड हो, या कोई भी XYZ पढ़ाई के रिलेटेड हो, तो उनको डिप्रेशन होता है। आज माने जो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जितनी भी चर्चाएं हुई, बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी। मैं ये मान रहा हूँ कि उसमें से बहुत सारी बातें माने मेरे लिए भी काम आएगी और हमारे जो दर्शक है वो भी इसको समझ पाए होंगे। मैं आपको एक साइकियाट्री की तरह नहीं देख रहा हूँ, लेकिन आप साइकोलॉजी के फील्ड के माने मैं जानता हूँ आप लेक्चर प्रोफेसर भी है, तो ये पॉडकास्ट आपके साथ बहुत ही माने इंफॉर्मेटिव रहा, एजुकेटिव भी रहा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक्स मुझे आप बुलाने के लिए, और सोनी सर आपके साथ बात करके मुझे भी अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।